नमस्कार। जिस तरह से आप जानते हैं, पुंछ की अगर बात करें, भीमर गली में जिस तरह से एक हमारे फौजी गाड़ी पर जिस तरह से आग लगी और आग किस कारण से लगी वो भी आपको बात पूरी तरह से समझ आ चुकी है कि लगातार ये कहा जा रहा था कि वो आतंकी हमला था। लोगों ने पहले यही अनुमान लगाया कि शायद आसमानी बिजली गिरी और हमें भी कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में यही पता चला, पर बाद में जब पूरे इसकी तह तक पहुंची तो पता चला कि जो आर्मी की तरफ से भी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है, ये कहा गया कि वहाँ पर आतंकियों ने हमला किया, जिसके चलते हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीद मलिक, जो कि महेंद्र सेन से जानते हैं कि पहली बार नहीं हुआ, पहले भी इस तरह की घटनाएं होगी। आखिर कौन है वो लोग जो इस तरह से घात लगाकर बैठे हैं? वहाँ के स्थानीय लोगों की अगर बात करें, रजौरी की ढांगे की बात करें या हमारे सुरक्षा बलों की बात करें, उन्हें बार बार निशाना बना रहे हैं। सबसे पहले रश्मि जी, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बहन जो भी हमारी दुखद सुखद खबर होती है वो हमारे लोगों तक आप पहुँचाती हैं और बड़ी बेबाकी से इंटरव्यू करती हैं, उसमें कोई डर झिझक के बात नहीं करती आप। ये जो इंसिडेंट केस हुआ है, मुझे इसका सख्त सदमा और सख्त दुख है। मैं खुद भी आर्मी से हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा। मैंने हिंदुस्तान आर्मी में सर्विस की है और हिंदुस्तान आर्मी की 3 लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, मैं आज से 3-4 दिन पहले जब ये हुआ था तब आपको खबर आपके पास पहुंचता, लेकिन मैं पिछले 2 महीने से बीमार चल रहा था, उस वजह से यहाँ पहुंच नहीं पाया। आज देखा मैंने रात को हमारे मेंढर के जो नौजवान युवा हैं, बुज़ुर्ग जो बच्चे हमारे थे, उन्होंने कैंडल मार्च किया। तो मैंने भी ये मुनासिब समझा कि आज मैं वहाँ पे जाके इस पे एक इंटरव्यू दे के आऊँ। ये तीसरा इंसिडेंट केस है रश्मि जी। पहले बीजी और जड़ावाली के बीच में ये इंसिडेंट केस हुआ। एक तोतियाँ वाली गली आती है, तो 15-20 दिन तक वो रास्ता बंद रहा। दूसरी बार फिर हुआ, फिर काफ़ी दिन तक ये रास्ता बंद रहा। तीसरा ये जो केस हुआ, इसमें 5 वीर जवान जो हिंदुस्तानी सेना के वहाँ पे शहीद कर दिए गए, जिनकी माएँ बेसहारा हो गई, बच्चे बेसहारा हो गए और उनकी बीवियाँ विधवा हो गई। उनके लिए तो आप ये मान के चलिए, उन परिवारों के लिए ये जंग हो गया। या आर पार का जंग करें या ना करें, लेकिन उनके लिए तो हो गया। ये एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे पास सेना की कमी नहीं है, हमारे पास फोर्सेस की कमी नहीं है। आर्मी से लेके BSF से लेके CRPF से लेके जितनी भी फोर्सें आप गिन लें, वहाँ पे 2 या 3-4 किलोमीटर का एरिया है जिसमें ये तीसरा इंसिडेंट केस हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ LG गवर्नमेंट से, ख़ासकर हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब से, डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपरटेंडेंट से ये रिक्वेस्ट है, तो और कहना चाहता हूँ कि एक एक पेड़ के साथ 5-5 जवानों की वहाँ ड्यूटी लगा के इसकी जांच करें। देखें, अगर किसी ने वहाँ से ग्रेनेड थ्रू किया तो वो कोई आसमान पे तो नहीं रह रहे थे ना, वो कोई पेड़ों के ऊपर नहीं रह रहे थे कि पेड़ के ऊपर उनके बिस्तरे लगे हुए थे। अगर बिना अपराध के किसी को तंग नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग बिना अपराध के मारे जाते हैं, लेकिन जो इसमें अपराधी पाया जाए उसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको, पूरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी, पूरी जम्मू कश्मीर, पूरी हिंदुस्तान कह रही है कि उन परिवारों को 2 साल का PSA नहीं लगना चाहिए जनाब। 2 साल का PSA मायने नहीं रखता, उनको उम्र कैद होनी चाहिए और उनकी कब्रें जेल के अंदर होनी चाहिए, ताकि उनके खानदान में से कोई आदमी इस किस्म के गंदे लोगों को पनाह ना दे। वो तो गंदे हैं, वो क्यों गंदे हैं यार? आप पूरे फेसबुक खोल के देखें, हर चैनल पे देखें, जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर मंत्रियालय पे गोलियां चलती हैं, जिस मुल्क के अंदर हत्याचार 700 रुपये kg आटा बिकता है, उस मुल्क में भूख है, प्यास है, वहाँ उनके पास कुछ नहीं है। बिना हथियार के, हथियार उठा के वो हिंदुस्तान में पहुँचते हैं, उन्हें पनाह ना दी जाए। हमारे लोग बड़े ताकतवर लोग हैं। मैं आपको ये कहूँ कि अल्लाह की कसम, अगर 2 आदमी एक मोहल्ले में आ जाएं तो हिम्मत रख कर, अगर हमारी बहनें, हमारी बच्चियां खड़ी हो जाएं
तो उनको लाठियों से उनकी जान निकाल दें। और अगर फिर आपसे कोई बात बढ़ जाती है तो आजकल आपके पास पुलिस के नंबर, आर्मी के नंबर जगह जगह पे हैं, आप उसी वक्त फोर्स को फ़ोन करें, उनको पनाह ना दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा फरीद जी, ये बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि देखिए स्थानीय कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर हैं जो गद्दारी कर रहे हैं, जो इन लोगों को पनाह दे रहे हैं। तभी ये लोग बेबाकी से आते हैं, चुपके से पीठ पीछे वार करते हैं और निकल जाते हैं। कोई ना कोई ठिकाने तो होंगे। सबसे पहले उन ठिकानों को समझना होगा कहाँ पे ठिकाने, उनको ध्वस्त करना होगा, उन ठिकानों की आइडेंटिफाई करना होगा, आखिर कौन है लोग, सब तो नहीं है। और इसी के चलते जब देखिए कॉर्डन ऑफ होता है एरिया पूरा, उस एरिया की छानबीन होती है, तो नेचुरली उन लोगों को ढूंढने के लिए हर घर में तलाशी भी की जाती है, लोगों को क्वेश्चनिंग के बुलाया भी जाता है। पर वो लोग को जो उन्हें पनाह देते हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी बच जाते हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि उन अब जनता को सामने आना चाहिए, जिनके ओस पड़ोस में इस तरह की वो पनाह ले रहे हैं, उन लोगों को सामने आना चाहिए। सामने नहीं बल्कि चुपके से पुलिस या आर्मी के आला अधिकारियों तक की बात पहुंचाना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में और हमारे जो जवान हैं वो शहीद ना हो। आम जनता जिस तरह से डांगरी की इलाका की बात करें, गुनाहों की जान ना जाए। मैं ये कहूँगा आपको, मैंने पहले भी किसी चैनल के इंटरव्यू में ये कहा है, आप मेरी बहन आपके इंटरव्यू में भी ये कह रहा हूँ कि मैंने गुजारिश की है जुडिशरी से भी कि हर अपराधी की आप ज़मानत करवाएं। वकला हज़रात को उनके पास लाइसेंस होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, लॉ की होती है, प्रोफेशनल होता है, आप करवाएं, हर अपराधी की ज़मानत करवाएं। लेकिन देशद्रोही के लिए आप कोर्ट में ना जाएं ज़मानत करवाने के लिए। और अगर कोई वकला हज़रात चले भी जाते हैं तो मेरी जजिस से ये गुजारिश है कि देशद्रोहियों की ज़मानत ना करें, उनको पूरी उम्र जेल में, उस जेल में डालें जिस जेल में 3 टाइम नहीं 1 टाइम खाना मिले, वो सुकुड़ सुकुड़ के मार जाएं और उनकी कब्रें जेल के अंदर होनी चाहिए। जो लोग पकड़े जाएं इस अपराध में कि उन्हें वहाँ पे ठिकाने रहने के, खाने के उनके बंदोबस्त करते हैं, उनके बंदोबस्त वाली जो जगह हैं उनको तबाह बर्बाद किया जाए, मेरा ये ईमान कहता है। क्योंकि आज उन 5 के घरों में जाकर पूछो कि उनके घर तबाह बर्बाद नहीं हुए। हम किसी को ये समझकर कि ये दूर से आया है, भूखे मुल्क से आया है, और उसको यहाँ पे पनाह दे दें। पहले तो हमारे हिंदुस्तान आर्मी के जवानों को शहीद कर देते हैं, बाद में जिस एरिया के अंदर वो रहते हैं उस एरिया की जब इंटरोगेट शुरू होती है तो उन लोगों से जाके पूछें। तो इस लानत से, इस बात की जूत परेड से आप पहले ही एक आदमी मार जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उस एरिया के अंदर आराम हो जाएगा। हमने रश्मि जी, जब मैं सर्विस करता था तो खोड़ के अंदर 2 मिलिटेंट आए, हमारी ड्यूटी हुआ करती थी वहाँ, तो आर्मी को पता ही नहीं चला, सिविल लोगों ने खोड़ के, उन लोगों ने उस पर काउंटर करके उनको मार दिया। वो हैं ताकतवर लोग। हम हिंदुस्तानी हैं यार, हमें गर्व करना चाहिए अपने मुल्क पे। एक बात जो मैं और कहूँगा वो ये है कि यहाँ पे कैमरे के आगे सच बोलना ही बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि जी गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हम तो इंसाफ दे रहे हैं लोगों को, ये मिल रहा है इंसाफ। जो सच बोलता है वो दूसरे दिन ईडी दफ्तर होता है, जो सच बोलता है वो सीबीआई दफ्तर होता है, जो सच बोलता है वो जेल में चला जाता है। सच बोलने का हक ही नहीं किसी को। गवर्नमेंट जो होती है वो ताकतवर चीज़ होती है, अपोजिशन को जो कोलेशन होती है वो कहाँ मानती है। मानते हैं सरकार की कमियां है कि जिस तरह से डांगरी की बात करें तो उसमें भी 100 से ज़्यादा लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। अभी तक पता नहीं चला कि डांगरी में जिन्होंने जिन लोगों की जान की जो हमला किया था वो लोग कौन थे, वो आतंकी कौन थे। इसी तरह से अभी ये बात करें लगभग 40 से ज़्यादा लोगों को क्वेश्चनिंग के बुलाया गया। अभी भी पता नहीं कि कौन लोग जिन्होंने आतंकियों ने हमला किया था, हमारे 5 जवान जो वीरगति को प्राप्त हुए। डांगरी के अंदर जो हुआ, आपने उन माओं के बयान सुने होंगे, उनके फादरों के बयान सुने होंगे, उनके भाइयों के बयान सुने होंगे, आज तक पता ही नहीं चला वो हुआ क्या। तो ये कमज़ोरी नहीं गवर्नमेंट की, तो आप बताएं रश्मि जी ये किसकी कमज़ोरी है। आज तो नहीं ना इनको किसी का डर, आज तो नहीं ना इनको कोई अपोजिशन वाली पार्टी इनको रोकना चाहती। ये कहाँ रुकते हैं, ये कानून की भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो भाई इस किस्म का अगर आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो हम भी आपको कहते हैं कि जो गलत करने वाले लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी सज़ा और उनको उम्र कैद होनी चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी में उनका कोई ख़ानदान
किसी आर्मी के, किसी CRPF के, किसी BSF के जवान पे इतनी अत्याचार ना करे। रश्मि जी, आपका, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। धन्यवाद फरीद जी। ये एक रिटायर आर्मी जवान है, रिटायर हुए हैं, पर देखिए जज्बा देशभक्ति का। इन्होंने केंद्र सरकार को भी कहा कि कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है, कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी ढीलपन है, जिसके चलते इन आतंकियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो लोग पनाह देते हैं, इन्होंने भारत सरकार के यहाँ से एजेंसियों से भी कहा कि वो जो लोग पनाह देते हैं और ऐसे आतंकवादियों को शरण देते हैं, उनके घर, उनके ठिकानों को भी ध्वस्त किया जाए। और जो लोग इसमें पाए जाते हैं, जो पनाह देने वाले, उन्हें PSA नहीं बल्कि उम्र कैद, उन्हें जेल में सड़ाया जाए और जहां पर एक वक्त का खाना मिले, ताकि उन्हें वो दर्द का एहसास हो जिनके सरों से उन्होंने साया उठा लिया हो, चाहे वो एक बेटे का हो, चाहे एक पति का हो, चाहे एक भाई का हो, चाहे एक पिता का हो, कि किस तरह से लगातार इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम साथ हैं, हम देश की सरकार के साथ हैं, हम अपनी आर्मी के साथ हैं, आप कदम उठाइए, हम शाना बशाना आपके साथ है। पर ऐसे लोग, उन्होंने उनको भी कहा कि जो लोग पनाह दे रहे हैं बाज आ जाएं, क्योंकि ये लोग पहले तो हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, उसके बाद जिस एरिया में, जिस जगह पे इन्हें पनाह दी जाती है, वहां पर भी कहीं ना कहीं नमक हरामी करते हैं, यानी उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो बाद में आर्मी का काम है, हमारी एजेंसी पुलिस का काम है छानबीन करना, कॉर्डन ऑफ करके पूरी सर्च करना, तो वो उनका ड्यूटी के दायरे में आता है और करना भी जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो इन आतंकियों को या उनके समर्थकों को किस तरह से चुन चुन का बाहर निकालेंगे, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक बहुत बड़ा इन्होंने कहा कि सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, ठिकाने जो इनके यहाँ जो उन्हें पनाह देते हैं उनके भी उन ठिकानों को ध्वस्त करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की हिमाकत ना करे। आपका क्या कहना, जो फरीद मलिक जी ने कहा है, इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।